नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका जो सी-टेट का जो एग्ज़ाम हाल ही में जो होने वाला है जून जुलाई में, तो उसके लिए जो यहाँ पर आज की वीडियो में हम जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उनको जो यहाँ पर करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन है पहले जो एग्ज़ाम हुए थे उनमें क्वेश्चन ये पूछे गए थे और इसी प्रकार के जो क्वेश्चन है वो आपके एग्ज़ाम में जो पूछे गए हैं और आगे जो एग्ज़ाम होगा उसमें भी आने की इनमें से संभावना रहेगी, क्योंकि सेम पैटर्न है और क्वेश्चन में ये होता है घूम फिर कर उन्हीं को जो दोबारा पूछ लिया जाता है। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से जाए यहाँ पर क्वेश्चन जाए महत्वपूर्ण है। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली जो वीडियोस को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले जो हमारा यहाँ पर जो गद्यांश है वो आ जाता है। यहाँ पर आपके पास गद्यांश आएगा और उसमें से आपने क्वेश्चन फिल करने होंगे। गद्यांश आपने एक बार में सारा सबसे पहले पढ़ लेना है ताकि बार बार आपको गद्यांश ना देखना पड़े, क्योंकि एग्ज़ाम में जो समय है वो महत्वपूर्ण होता है और एक एक मिनट जो उसमें महत्वपूर्ण रहता है। तो इसलिए आपको बार बार जो गद्यांश ना देखना पड़े, इसलिए एक बार में ही ध्यानपूर्वक आपने गद्यांश को पढ़ लेना है। और क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें जो गद्यांश पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, कोई ही ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें आपको दोबारा से गद्यांश पर आना पड़ सकता है। लेकिन लगभग जो अगर आप इसको एक बार में ही ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं तो आप पहली बार में ही जो सारे क्वेश्चनों को फिल कर लोगे, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वहाँ पर कभी कोई जो साइन कराने वाला आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। तो इस प्रकार से जो एक एक मिनट जो वहाँ पर कीमती होता है, तो इसलिए आपने जो है एक बार में ही गद्यांश को पढ़ लेना है। तो गद्यांश में क्या कहा गया है? कस्मिंश्चित् नगरे मंथरक नाम का तंतुवाय है प्रतिवस्थितम्। किसी नगर में मंथरक नाम का एक तंतुवाय रहता था। तंतुवाय जुलाहा जो उसको भी कह देते हैं, प्रतिवस्थितम् रहता था। कदाचित तस्य सर्वाणि उपकरणानि भग्नानि। कभी जो उनके जितने भी उपकरण थे वो खराब हो जाते हैं। ततः कुठारम आदाय स काष्ठार्थम वनम गतः है। ततः उसके बाद जो कुल्हाड़ी आदि जो लेकर स वह कौन जो तंतुवाय है या जो मंत्र नाम का जो तंतुवाय था, जुल्हा था, काष्ठार्थम लकड़ी के लिए वनम गतः है, वन में जाता है। अब यहाँ पर अगर हम इसी क्वेश्चन को या इसी लाइन को देखें तो हाल ही में अगर कोई हरियाणा से है तो जिसने टीजीटी का एग्ज़ाम दिया होगा, टीजीटी स्क्रीनिंग वाला, अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है तो सेम ऐसा ही जो है उसमें क्वेश्चन आया हुआ था, ये वाला स काष्ठार्थम वनम गतः है। अब यहाँ पर उसमें विभक्ति पूछी गई थी, तो यहाँ पर जो विभक्ति है द्वितीय विभक्ति का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। सेम यही क्वेश्चन था, यही पंक्ति थी सेम की सेम, क्योंकि जो अनुवाद होता है उसे कहीं से भी लिया जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। बस आपको जो है कारक याद होने चाहिए, क्योंकि कारक के अनुसार ही भक्तियाँ लगती हैं। तो यहाँ पर जो है इसमें द्वितीय भक्ति का प्रयोग किया गया था, क्योंकि सह काष्ठार्थम वनम गतः है, क्योंकि वह लकड़ी लेने के लिए वन में जाता है। अब वनम गतः है क्यों आया है यहाँ पर वनम? क्योंकि ये जो जाना अर्थ में जो धातु होती है गम धातु होती है जाने अर्थ में, इसी कारण से यहाँ पर वनम आया है। क्योंकि हो सकता है उसमें ये ऑप्शन जब वने भी दिया गया था, वह लकड़ी लेने के लिए वन में जाता है। अब सीधी से अगर देखें बिना अनुवाद के हम, तो ये भी जो सही है, वह वन में जाता है सप्तमी विभक्ति में, वने। लेकिन जो अनुवाद जो है अगर उसको हम सही तरीके से देखें तो उसमें विभक्तियाँ, कारक सभी कुछ देखना पड़ता है। तो सभी कुछ देखने के लिए आपको कारक, विभक्ति, इन सभी का ज्ञान होना चाहिए। तो ये जो है यहाँ पर वनम इसमें आएगा। सह काष्ठार्थम वनम गतः, वह लकड़ी लेने के लिए वन में जाता है। वैसे वने भी बन जाता है, लेकिन जो विभक्ति लगाकर जो बनता है गम धातु के योग में, तो ये वनम बनता है। तो एक गद्यांश होता है वो सिर्फ एक गद्यांश ही नहीं होता है। आपका चाहे कोई अन्य भी एग्ज़ाम है सी-टेट के अलावा, चाहे आप हरियाणा से है, यूपी से है या कहीं और दूसरे
स्टेट से है, जिले राज्य से है। तो अनुवाद जो है या विभक्ति कारक जो है वह किसी के एग्ज़ाम में कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो एक गद्यांश को सिर्फ आपने पढ़ना ही नहीं है, उसके अंदर क्या विभक्ति आ रही है, क्या कहा गया है, सभी कुछ जो आपको याद होना चाहिए। क्योंकि ये नहीं पता है आपका ये जो है यहाँ पर ये सिर्फ CTET के अलावा और कौन से एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए। क्योंकि जो हाल ही में आपने देखा होगा, जो KVS का भी एग्ज़ाम आपने दिया होगा, उसमें भी सेम इसी प्रकार के गद्यांश आए थे और उसमें से ही आपने क्वेश्चन फिल करने थे, उसी में से ही विभक्तियाँ, कारक, प्रत्यय ये सारे के सारे पूछे गए थे। तो इसी प्रकार से ये सेम का सेम वाक्य है जो हाल ही में TGT के एग्ज़ाम में पूछा गया है, सेम बिल्कुल वैसा को वैसा ही है। तो इस सभी के आपने ध्यानपूर्वक पढ़ना है। उसके बाद है वने एवं शीर्षपादपम अपश्यत, और जब वह लकड़ी लेने के लिए जंगल में जाते हैं, वने एवं शीर्षपादपम, ये शीर्षपादप मतलब एक पेड़ है, उसको देखते हैं। अपश्यत जो है यहाँ पर जो दृश्य जो धातु है उसमें बनता है अपश्यत, और जो लंग लकार है प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन उसमें बनता है अपश्यत, अपश्यता में अपश्यन। अपश्यत क्यों आया है? क्योंकि एक ही पेड़ को देखता है, ज़्यादा होते तब बहुवचन में आता है, तो एक वचन है, पेड़ एक ही था तो एक वचन है। सह चिंतितवान, सह वह सोचते हैं, महानयम वृक्ष दृश्यते, कि यह जो पेड़ है बहुत कीमती है या विशाल है, या तो महानयम वृक्ष दृश्यते, कि ये जो पेड़ है बहुत बड़ा दिखाई पड़ रहा है। तदनेन कीर्ति तेन प्रभुतानि पट कर्म उपकरणानि भविष्यन्ति, और इसको काटने से, ये कर्तितेन जो है यहाँ पर काटने अर्थ में है, किसको काटने से बहुत से जो है कपड़े के लिए उपकरण तैयार हो जाएंगे। अब यहाँ पर भविष्यन्ति भी आया है, तो ये भू धातु में है, जो लिट जो लकार होता है उसमें बनता है, लिट लकार प्रथम के बहुवचन में भविष्यन्ति, कि इसको काटने से मेरे कपड़े के लिए जा बहुत से उपकरण बन जाएंगे। इति विचार्य सह तस्य उपरि कुठारम उत्क्षिप्तवान, अब यही विचार करके वह उस पेड़ जो था उसके ऊपर कुल्हाड़ी को फेंकता है, मतलब उसको काटने के लिए जब वार करता है। तस्मिन् वृक्ष कश्चित यक्ष समाश्रित आसीत्, और उसी वृक्ष पर कोई यक्ष भी निवास करता था, रहता था या बैठा था। समाश्रित वैसे आश्रित करने जो है बैठना भी हो जाता है, रहना भी हो जाता है। सह तम तंतुवायम उक्तवान, स वह तम उसको, तंतुवायम उस तंतुवाय को, उक्तवान बोला या कहा, कि उसने उस तंतुवाय को कहा, भो हे अयम पाद मम आश्रय भवति, कि यह जो पेड़ है मेरा आश्रय है। तस्मात् अयम सर्वथा रक्षणीय है, और इसकी मेरे द्वारा सदा रक्षा करनी चाहिए या की जानी चाहिए, क्योंकि मैं इस पर रहता हूँ तो मेरे द्वारा इसकी रक्षा की जानी चाहिए। यतः अहम अत्तर सौख्यं तिष्ठामि, जिससे मैं यहाँ पूरा जिससे कि मैं यहाँ पर सुखपूर्वक रह सकूँ। अब तिष्ठामि जो है ये स्था धातु में है, या अनियर प्रत्यय में है, रक्षणीय, रक्ष धातु अनियर प्रत्यय रक्षणीय, और ये स्था धातु और तिष्ठ में इसके रूप बनते हैं, तिष्ठति, तिष्ठा, तिष्ठन्ति, उत्तम एक वचन में अहम है, इसी कारण से यहाँ पर ये उत्तम एक वचन का आया है। तदा करने तंतुआय हैं अहबो, यह सुनकर जो तंतुआय है जुला है वो कहता है भो कि हे अहम किम करोमी, मैं क्या करूँ। करोमी क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर अहम है, अहम के साथ इसी की ही क्रिया लगेगी, क्योंकि ये उत्तम एक वचन का, ये भी उत्तम एक वचन का ही रहेगा। काष्ठ सामग्री विना में कुटुंब भुभुक्षा पीड़ित है। काष्ठ सामग्री जो, काष्ठ मतलब क्या? लकड़ी, लकड़ी की जो सामग्री है, उपकरण है, उसके बिना मेरे जो परिवार है वो भूख से पीड़ित है। कि काष्ठ सामग्री बिना मैं कुटुंब भूख से पीड़ित है, कि लकड़ी के सामग्री के बिना मेरा तो परिवार क्या भूखा मर जाएगा, भूख से पीड़ित हो रहा है। तस्मात् तुम अन्यत्र गम्यताम, इसलिए तुम क्या है दूसरी जगह पर चले जाओ। अहम एनम कर्तिशामि, मैं इसको काटूंगा। यक्ष आह, यक्ष ने कहा कि भो हे अहम तुष्टो अस्मि, मैं तुमसे तुष्ट हूँ, मतलब क्या है संतुष्ट हूँ।
तत्पार्थ्यतम अभीष्टम एन पादपम च रक्ष, इसलिए तुम इससे प्रार्थना करो और इस पाद जो पेड़ है इसकी रक्षा तुम्हारे द्वारा करनी चाहिए। अहम तुष्टास्मि, मैं तुमसे क्या है, मैं तुमसे संतुष्ट हूँ। और तत्पार्थ्यतम, इसलिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ और इस पेड़ की रक्षा की जानी चाहिए। तथा तंतुआय अवदत्त, तब वो जो तंतुआय जो था, जुलाहा जो था, उसने कहा इदानीम से गृह गत्वा समित्रम सब भार्यम च पृष्ठवा गमिष्यामि, अब मैं क्या है अपने घर जाकर अपने मित्र पत्नी और से उनसे पूछकर आता हूँ। आगमिष्यामि गम धातु जो है उसमें है, गमिष्यामि जाना और आगमिष्यामि आना, पूछ कर आऊँगा। यक्षा अनुमतिम दत्तवान, यक्ष जो था उनके द्वारा अनुमति दे दी जाती है। तो इस प्रकार का यहाँ पर ये जो गद्यांश आया है और उसके बाद जो इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आ जाता है, रक्षाय योग्य इत्यर्थे कः पदानुच्छेदे प्रयुक्त है तच्चित्व लिखित। रक्षा योग्य है, रक्षा के योग्य है, इसके लिए कौन सा जो शब्द है यहाँ पर इस गद्यांश में आया है। रक्षणीय है, सेचनीय, पठनीय या फिर दर्शनीय है। अब ये जो दर्शनीय है यहाँ पर दृश्य धातु होगी, ये सारे बने अनियर प्रत्यय में हैं। अनियर में अनियर जो है इसका अन्य शेष बचता है, रा का लोप हो जाता है, अन्य शेष बचता है। अब यहाँ पर इसमें रक्ष धातु हो गई, यहाँ पर सिच धातु हो गई, ये पठ धातु हो गई और ये दृश्य धातु हो गई। तो इस प्रकार से हैं। अब रक्षा योग्य इत्यर्थे का पद अनुच्छेदे प्रयुक्त है और इसमें देखें तो जो ऑप्शन ए वाला है, तो रक्ष धातु रक्षा करने अर्थ में और अन्य प्रत्यय रक्षणीय है, तो रक्षा के योग्य का अर्थ यहाँ पर रक्षणीय से लिया गया है। दोनों एक ही बात है इसकी, तो यहाँ पर रक्षा की जानी चाहिए और ये भी वही ही है, रक्षणीय है। तो इस अर्थ में रक्षणीय पद का अनुच्छेद में प्रयोग किया गया है। सींचने के योग्य सेचनीय है, पढ़ने के योग्य पठनीय और दृश्य के योग्य दर्शनीय पद का प्रयोग किया जाता है। तो अन्य प्रत्यय जो का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। उसके बाद है परिवार है इति शब्दस्य समानार्थक शब्दानुच्छेदे प्रयुक्त तच्चित्व लिखित। यहाँ पर एक परिवार ये आया है, इसका समानार्थक आपने बताना है। इस अनुच्छेद में क्या है परिवार का, कुटुंब है, जलराशि ही, ग्राम है या देश है। तो इसका जो समानार्थक जो है वो कौन से वाला है परिवार का, और इसका जो पर्यायवाची है जो ऑप्शन ए वाला है। तो कुटुंब जायसी का मतलब परिवार होता है, जबकि जलराशि ग्राम है, देश है, इनका अर्थ जलराशि समुद्र गांव या देश से है। तो कुटुंब का अर्थ परिवार से है। उसके बाद है भो अहम तुष्टास्मि इति कहावत, कि है मैं तुमसे संतुष्ट हूँ। ये जो वाक्य किन के द्वारा कहे गए थे, ये वह धातु में है, लंग लकार में, क्योंकि कहे थे तो भूतकाल वाला है। तो किन के द्वारा कहे गए थे, यक्ष ने कहे थे। और किसको कहे थे, तंतुवाय जो था जुलाहा उसको कहे थे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यक्ष मित्रम यक्ष पत्रिम तंतुवाय या यक्ष है। तो किसने कहे थे, यक्ष ने कहे थे। किसको कहे थे, तंतुवाय को, जो जुलाहा उसको कहे थे। अगर एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि ये जो यहाँ पर शब्द जो हैं ये किसने किसको कहे थे, तो यक्ष ने जो जुलाहा जो है इनको ये कहे थे। उसके बाद है तंतुवायस्य नाम की मासीत, जो जुलाहा जो था उनका नाम क्या था। जैसे कि पहले ही जो यहाँ पर लाइन आई थी, कश्मीर नगरे मंथर को नाम का तंतुवाय है प्रतिवस्ती सब। तो उनका नाम क्या था, मुद्रिल है, आतप है, यक्ष या मंत्र का है। तो क्या था, ऑप्शन डी वाला था। तो क्या नाम था, मंत्र है। उसके बाद आ जाता है कुठारम आदाय सह वनम किमर्थम कथा, कुल्हाड़ी लेकर वह वन में क्यों गया था। अब यहाँ पर ये जो आपने कुठारम तो चलो कुल्हाड़ी हो गया। अब एक और शब्द आपको यहाँ पर दिखाई दिया होगा, ये वाला आदाय। अब ये किस में बनता है, कौन सा प्रत्यय इसमें लगा है, आदाय। आ उपसर्ग पूर्वक दा धातु है इसमें और लय प्रत्यय का यहाँ पर प्रयोग इसमें हुआ है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। कुठारम आदाय सवनम किमर्थम कहता है, जंगल में क्यों गया था। काष्ठार्थम, भ्रमणार्थम, धनार्थम या बलार्थम। तो जंगल में लकड़ी लेने के लिए ही गया था। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला ही यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि इसका अर्थ घूमने के लिए, ये धन के लिए और ये बल प्रदान करने के लिए या बल दिखाने के लिए। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर इसमें माना गया है।
लकड़ी काटने के लिए गया था, लकड़ी लेने के लिए। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट है अचिंत्यत। इति पदस्य समानार्थक है शब्दानुच्छेद अस्मिन् प्रयुक्त अचित लिखत। यहाँ पर एक शब्द आया है अचिंत्यत, इसका समानार्थक जो शब्द है जो इस गद्यांश में आया है वो कौन सा है? आपने क्या है इसी गद्यांश में से देखना है, न कि अपनी तरफ से मिलाना है। तो अचिंत्यत का बताना है समानार्थक, लिखितवान, दृष्टवान, चिंतितवान या पठितवान। तो यहाँ पर कुछ शब्द ऐसे हैं जो आपको बार बार जो गद्यांश में जाने की जरूरत नहीं है, अगर आपने एक बार में ध्यान से उसको पढ़ लेते हैं। तो अचिंत्यत का क्या आएगा? तो ऑप्शन सी वाला आएगा इसका, चिंतितवान। तो यही जो है इसका क्या है, समानार्थक है। तो ये जो अचिंत्यत क्या है, चिंत धातु है इसमें, और लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, और भूतकाल अर्थ में ये प्रयुक्त हुआ है। और कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग करके चिंतितवान जो है यहाँ पर इसमें बना है। तो कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। उसके बाद है यहाँ पर नेक्स्ट हमारा तरुहु इति पदस्य पर्यायः भवति। यहाँ पर एक शब्द आया है ये वाला तरु। तो तरु का जो अर्थ है या इसके जो पर्यायवाची है कौन से हैं? जंबीरम है, भ्रमर है, वृक्ष है या नदी है। तो तरु जो है, तरु का मतलब होता है पेड़, और पेड़ का पर्यायवाची जो है यहाँ पर कौन सा है? तो इसका है ऑप्शन सी वाला। तो ये वृक्ष इसका रहेगा। अब भ्रमर इसका मतलब क्या है? भौरा, मधुकर कह देते हैं, मिलिंद कह देते हैं, चंचरी कह देते हैं। नदी को क्या कहते हैं? तटिनी कह देते हैं, शैवालिनी कह देते हैं, अपगा कह देते हैं, सरिता कह देते हैं। तो इस प्रकार से इनके ये अन्य पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट आ जाता है अल्पानीति पदस्य विलोम शब्दानुच्छेदे प्रयुक्तः चित्त लिखत। अल्पानी का विलोम, अल्प क्या होता है? थोड़ा, कम कह देते हैं। अब थोड़े का क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो इसका विलोम शब्द क्या है जो इसमें इस गद्यांश में आया था? कुष्मांडम, भर्तृहरि, प्रभुतानी या नारिकेलम। और इसमें कौन सा है? तो इसमें जो ऑप्शन सी वाला है प्रभुतानी, यही इसका रहेगा। तो अल्पानी का विलोम शब्द क्या होगा? प्रभुतानी होगा। कुष्मांडम का अर्थ क्या होता है? कद्दू होता है, कुम्हड़ा या कद्दू। भर्तृहरि संस्कृत साहित्य के शतक त्रय के रूप में जान जाते हैं। नीति श्रृंगार और वैराग्य शतक इन्होंने लिखा था। और नारिकेल फलम का क्या अर्थ होता है? नारियल का फल। तो इस प्रकार से यहाँ पर पहला जो गद्यांश था, और उसके बाद जो नेक्स्ट जो यहाँ पर जो गद्यांश है वो आ जाता है। सेम वैसे ही यहाँ पर भी है। पहले इसको भी आपने वैसे ही एकदम से पढ़ लेना, ताकि बार बार जो आपको गद्यांश की तरफ ना आना पड़े। तो क्या कहा गया है? उदयन है नाम को अपि भूपः आसीत्। उदयन नाम का कोई क्या था? राजा था। भूपः, नृपति, तो ये सारे क्या है? राजा के ही नाम हैं। एकदा सह निज भवने सुखम सुप्त हैं। एक बार स वह अपने भवन में, मतलब जहाँ पर सोते हैं राजमहल या भवन में, सुखपूर्वक सोए हुए थे। तथा स स्वप्न 3 मुस्कान अपश्यत। तब वह अपने स्वप्न में 3 चूहों को देखते हैं, या उन्होंने अपने स्वप्न में 3 चूहों को देखा। अपश्यत क्योंकि लग लकार में है भूतकाल में। तेसु एक है पुष्टांग है, उनमें एक तो था ठीक ठाक, मतलब वैन तकड़ा मोटा। अप्रह कृस्तन हूँ, दूसरा कमजोर था। और तीसरा सर्वथा अंधे वासित, और तीसरा क्या? अंधा था। तो 3 चूहे देखे थे, पहला तो मोटा ताजा था, दूसरा कमजोर था, और तीसरा अंधा था। प्रातः प्रतिबुद्ध उदयन विख्यातम शकुनगम आहूय तम अपृच्छत। तो प्रातः सुबह उठकर जो उदयन है, राजा उदयन, उनके द्वारा जो प्रसिद्ध, जो उनके महल में जो ज्योतिष वगैरह जो होते हैं, तो उनको बुलाकर पूछा, भद्र अद्य पर से मया एक स्वप्न दृष्ट है, कि हे भद्र, आज जो मेरे द्वारा एक स्वप्न जा देखा गया, या मैंने एक स्वप्न देखा। अहम 3 मुस्कानम अपश्यम, मैंने 3 चूहों को देखा। तेसु एक पुष्टांग, उनमें एक हाशपुष था। अप्रह कृषाणु, दूसरा कमजोर था, और तीसरा सर्वथा अंधासीत, और तीसरा ऐसा प्रकार से अंधा था। अस्य स्वप्न से क्या अर्थ थी कथ्य है,
तो ये जो सपन जो मुझको आया था, इसका क्या मतलब है, इसका क्या अर्थ है, यह इति कथ्य, इस प्रकार कहो। उसके बाद शकुन्य है, प्रति और उत्पन्नमति ही आसीत। तो यहाँ पर जो ये शकुन्य जो है, जो यहाँ पर इसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो प्रति उत्पन्नमति आसीत। शकुन्य क्या है, प्रति उत्पन्नमति का अर्थ जो लिया गया, जो जैसे पहले जो राजा जो होते थे उनमें एक हाजिर जवाब व्यक्ति भी होता था, सबसे तेज कह सकते हैं आप। जैसे जब बीरबल जो है आपने नाम पढ़ा होगा, वो या हाजिर जवाबी के लिए अपने जान जाते थे। तो इस प्रकार से जो है ये दरबारी जो है उसमें ये भी होते थे। तो सह निरुपम अवदत्त, उनके द्वारा राजा को कहा गया कि हे राजन, यह पुष्टांगम उसका तम त्वम सब सचिव उगच, कि जो ये मोटा ताज़ा जो चूहा है उसका तुम अपना सचिव जानो। यह कृस्तनुम उसका तम आत्मन प्रजा जन्म मनी सो, और जो यह कमज़ोर चूहा है इसको तुम अपनी प्रजा जानो। और यह सर्वथा अंध है, और जो सब प्रकार से अंध है उसको तुम स्वयं ही जानो। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर तीन जो चूहे थे उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि पहला जो यहाँ पर हट्टा कट्टा है, हष्टपुष्ट है, वो सचिव है। दूसरा जो यहाँ पर कमज़ोर है वो आपकी प्रजा है, और जो तीसरा जो अंधा है वो स्वयं राजा है, मतलब आप ही हो। तो इस प्रकार से जो हाजिर जो व्यक्ति जो है वो यहाँ पर राजा के जो प्रश्न थे उनका जवाब देते हैं। तो इस प्रकार से ये गद्यांश है, और उसके बाद जो यहाँ पर इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आ जाते हैं। तो जिसमें पहला क्वेश्चन था कि अल्प ज्ञाता है इति पदस्य विलोम शब्दानुच्छेद अस्मिन् प्रयुक्त तच्चित् लिखत। अल्प ज्ञाता है, इसका विलोम क्या है? अल्प मतलब कम, ज्ञात जानने वाला। कम जानने वाले का क्या होगा? ज़्यादा जानने वाला। तो वो कौन सा है? ज्ञाता है, हरि विख्यात या न ख्याता है। तो इसका कौन से वाला इसमें होगा? तो इसका कौन सा होगा? ऑप्शन सी वाला होगा। अल्प ज्ञाता जिसे कोई नहीं जानता हो, और जिसे सभी जानता हो, क्या उसे क्या कहेंगे इसमें? विख्यात हो, जो कौन हो? प्रसिद्ध हो। तो अल्पज्ञात का विलोम क्या है? विख्यात है। अज्ञात है, न ज्ञात इति, जो कोई ज्ञात न हो, जिसे कोई न जानता हो या जिसे कुछ न पता हो। हरि का मतलब भगवान से लिया गया है, भगवान विष्णु कह सकते हैं। और न्याख्याता जो प्रसिद्ध न हो। उसके बाद जो नेक्स्ट आया है सभी कुरुशव इति पद से समानार्थक है शब्दानुच्छेद चित्व लिखा। सभी कुरुशव एक शब्द आया है इसमें, और इसका समानार्थक आपने बताना कौन सा था? धावतु, पढ़तु, मन्यसव या न मन्यसव। तो स्वीकार करो, सभी कुरुशव, इसका कौन सा है? और इसका है ऑप्शन सी वाला। तो इसका अर्थ लिया गया है मन्यसव, मानने से। क्योंकि और जो यहाँ पर दौड़ने में है, ये पढ़ने में है, ये न मानने में है, न मन्यसव। अर्थात अनुच्छेद में सभी कुरुशव शब्द का समानार्थक मन्यसव होगा। और सभी कुरुशव पद आत्मनेपदी लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है, और मन्यसव पद भी आत्मनेपदी लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का ही है। दोनों शब्द समानार्थ में प्रयुक्त किए जा सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पर भूपस्य नाम की मासीत, जो राजा जो था उसका नाम क्या था? अब यहाँ पर विभक्ति भी आ जाती है, ये जैसे भूपस्य आया है, कौन सी विभक्ति में है? तो जो षष्ठी जो विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति और एक वचन, षष्ठी विभक्ति एक वचन जो उसका है, जैसे रामस्य रूप बनता है रामस्य, ऐसे ही भूपस्य षष्ठी वचन में। अब जो राजा जो था इनका नाम क्या था? जाबाली, कपोता, चतवरा या उदयन है। जैसे कि हमने पहले ही लाइन जो आई थी उसमें पढ़ा था, उदयन नाम को अपि भूपा हसीत, कि उदयन नाम का कोई राजा था। तो कौन से थे? ऑप्शन डी वाले। तो भूपस्य नाम उदयन हसीत, अर्थात राजा का नाम क्या था? उदयन था। जाबाली शब्द का वर्णन मिर्चिबान भट्टकृत कादम्बरी में हुआ है। कपोत का मतलब कबूतर, चतवारा का मतलब चार। अब ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, चतवारा है, ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है? तो ये क्या है? पुल्लिंग जो है उसमें लिखा जाता है चतवारा है, क्योंकि स्त्रीलिंग जो होता है उसमें चतसरह लिखा जाता है। और एक ये चतवर है। अब यहाँ पर भी कैंडिडेट बोला जाता है, कई बार क्या मिलान करने में भी आ जाता है या अर्थ में भी आ जाता है। तो बहुत से कैंडिडेट इसी का चार लिख के आएंगे कि इसका मतलब चार होता है, चतवर है। तो ये चतवार है का मतलब चार, और चतवर है चौराहा।
उसके बाद आ जाता है तृतीय मूषकः कथम आसीत्। तो तीसरे नंबर वाला जो चूहा था वो कैसा था? जैसे कि हमने पढ़ा, पहले वाला तो हष्ट-पुष्ट था ना, मोटा ताजा। दूसरे नंबर का कमजोर था और तीसरे वाला अंधा था। तो सर्वथा अंध है, सर्वथा अजय है, पुष्टांग या कृशांग है। तो कैसा था यहाँ पर, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था, तो तीसरे वाला कैसा था? सभी प्रकार से अंधा था। और कौन था? राजा के लिए इसका प्रयोग हुआ था। पहला हष्ट-पुष्ट, दूसरा दुबला पतला और तीसरा अंधा। उसके बाद है शकुनम जानाति इत्यस्य कृते शब्दः का भवति। शकुनम जानाति, तो इसका अर्थ यहाँ पर क्या लिया गया है? रोजगः है, मित्रगः है, शकुनगः है या फिर मंत्रगः है? तो शकुनम जानाति, इसका जो यहाँ पर इसमें अर्थ जो लिया गया है, जो ऑप्शन सी से है, तो ये भी शब्द इसमें आया था, शकुनगः है। शकुनगः प्रत्युत्पन्नमति आसीत्। शकुनगः क्या है? ये जो नाम वाले जो है ये कौन से थे? हाजिर जवाबी थे, जिसको जब बस क्वेश्चन पूछा चाहिए और एकदम से उसका उत्तर समझ लो, एक तरह से क्या वो गूगल थे। तो शकुनम जाति थी, इससे कृत्य शकुनगः शब्द भवति। और क्योंकि रोग्य जो है इसका मतलब रोग को जानने वाला होता है, मित्रगः मित्र को जानने वाला और मंत्रगः मंत्रियों को जानने वाला। उसके बाद है सर्व प्रकारेण इत्यस्य कृते का शब्दानुच्छेदे प्रयुक्तः तच्चित्वा लिखत। सर्व प्रकारेण यहाँ पर जो आया है, इसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग हुआ इस अनुच्छेद में? सर्वथा, यथा, तथा, अन्यथा या फिर यथा। तो सर्व प्रकारेण इसका अनुच्छेद में प्रयुक्त हुआ है और इसका जो यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है जो ऑप्शन ए वाला है। तो सर्व प्रकारेण का मतलब क्या होता है? सर्वथा, सब प्रकार से। तो अनुच्छेद में क्या सर्व प्रकारेण शब्द के लिए सर्वथा शब्द का प्रयोग किया गया है। उसके बाद आ जाता है जाने ही इत्यस्य पदस्य कृते का शब्दानुच्छेद अस्मिन् प्रयुक्तः तत् लिखत। जाने ही जो यहाँ पर शब्द आया है, ये वाला जाहिनी, इसके लिए इस अनुच्छेद में कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है? अनुच्चर है, अनुधाव है, अवगच्छ या अनुगच्छ है। तो ये जो जाने ही जो आया है, इसके लिए कौन से शब्द का प्रयोग हुआ है? और इसके लिए जो यहाँ पर प्रयोग किया गया है जो ऑप्शन सी वाला है। तो अवगच्छ मतलब जानो और ये भी जाने ही जानो। तो इसका जो है यहाँ पर प्रयोग हुआ है। तो ये तो जो है यहाँ पर आपके गद्यांश में से क्वेश्चन थे और आपके जो यहाँ पर पैडागोजी जो है उसमें संबंधित जो क्वेश्चन है वो अब यहाँ पर आ जाते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में पैडागोजी जो है उसके भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन आ जाता है, बालः स्वाभाविकतया तस्य प्रथमं भाषा, कि बालक स्वाभाविक रूप से पहली भाषा का करता है। अधिग्रहण, पुनर्वलन, अधिगस्ती या अनुक्रोति। तो सबसे पहली भाषा, जैसे कि आपको पता ही है, मातृभाषा जो है सबसे पहली भाषा होती है जिसमें शिक्षण दिया जाना चाहिए मातृभाषा में। तो बालः स्वाभाविकता तस्य प्रथम भाषा, क्या करेगा इनमें से? और इसमें जो ऑप्शन डी वाला, तो क्या करेगा? अनुकरण। तो क्या कहा गया है कि बालक स्वाभाविक रूप से पहली भाषा का अनुकरण करता है। भाषा अधिगम में अनुकरण का अत्यंत महत्व होता है। बच्चा अनुकरण के माध्यम से ही शीघ्रता और सहजता से सीखता है। तो आपने देखा भी होगा, जो कोई जैसे परिवार है, उसमें अगर कोई बड़ा बच्चा है तो और उसके साथ ही कोई एक छोटा बच्चा भी है, तो जो छोटा बच्चा है वो बड़े बच्चे का अनुकरण करता है। तो जैसी एक्टिविटी, जैसे काम बड़ा बच्चा करेगा, सेम उसी की नकल उसका भाई बहन जो छोटा बच्चा है वो भी करता है। उसके बाद है अधोलिखितेषु किम ग्रहणात्मक कौशलम अस्ति। तो यहाँ पर ग्रहणात्मक कौशल कौन से वाला है? पठन लेखनम, पठनम संभाषणम, श्रवण संभाषणम या श्रवणम पठनम च। तो ग्रहणात्मक कौशल कौन सा है? और ग्रहणात्मक जो कौशल है जो यहाँ पर ऑप्शन डी वाला है, सुनना और पढ़ना। उसके बाद आ जाता है शिक्षिका विशेषण विषय व्याख्यानम करोति सा तदा सर्वान् छात्रान् प्रत्येकं न्यूनातिन्यूनम् एवं सबगुणं वर्णितुं निर्दिशति अनन्तरं च तस्य लक्षणं ददाति अयं विधि कथ्यते। शिक्षिका क्या है? विशेषण के विषय में व्याख्यान करती है। और सा तदा सर्वान् छात्रान्, और वह
उसके बाद सभी छात्रों को प्रत्येक कम या ज़्यादा सब गुण अपने गुणों को वर्णन करने के लिए निर्देश देती है, जैसा भी जिसके हैं कम या ज़्यादा। तो अनंतरम तस्य लक्षण ददाति, और बाद में उसके लक्षण देती है। तो ये विधि है यहाँ पर एक जो प्रयोग में आई है, तो वो कौन से वाली विधि है? समग्र शारीरिक प्रक्रिया विधि, निमज्जन विधि, आगमन विधि या निगमन विधि। तो कौन सी विधि के बारे में यहाँ पर बात हुई है? और यहाँ पर जो बात हुई है जो ऑप्शन ए वाली है, तो ये समग्र शारीरिक या क्रिया विधि है। अर्थात क्या है यहाँ पर कि शिक्षिका विशेषण के विषय में व्याख्यान करती है। वह तभी सभी छात्रों को कम से कम अथवा अपने गुणों का वर्णन करने का निर्देश देती है और उसके बाद उसके लक्षणों को देती है। तो ऐसा जो कर रही है ये समग्र शारीरिक प्रतिक्रिया विधि का उदाहरण है। नेक्स्ट आ जाता है शिक्षकस्य साहाय्येन औपचारिकतया का भाषा अधिगम्यते। शिक्षक की सहायता से औपचारिकता की भाषा अधिगम्यते यहाँ पर कही गई है। छात्र शिक्षक के सहयोग के द्वारा मातृभाषा, गृह, प्रथम या द्वितीय भाषा। तो शिक्षक की सहायता से औपचारिकता के रूप में जो भाषा यहाँ पर पढ़ी जाएगी या पढ़ी जाती है, तो वो कौन सी है? और इनमें मानी गई है ऑप्शन डी वाली, तो यह है द्वितीय भाषा, क्योंकि पहले तो मातृभाषा में शिक्षण होगा। अर्थात छात्र शिक्षक के सहयोग के द्वारा औपचारिकता से द्वितीय भाषा को सीखता है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर, बाला नवीन शब्दान पाठितुम शिक्षिका प्रकृति वस्तु नाम उपयोगम करोति यतः क्योंकि। तो बाला नाम नवीन शब्दान पाठितुम, नए शब्दों को पढ़ाने के लिए शिक्षिका जो प्रकृति वस्तु का जो प्रयोग कर रही है। एतेन प्रकृति जीवने दृष्टे वस्तु भी सह शब्दानाम संबंध स्थापने छात्राणां सहायता भवति। बाल शिक्षार्थिनां निराकार चिंतने समर्था न सन्ति, तस्मात् प्रकृत वस्तूनि तेषाम् अधिगमे साहाय्यं कुर्वन्ति। या वस्तु भी एव वयं नवीन शब्दान् पाठितुं शक्नुमः, या फिर एतेन शब्दानां शुद्ध वर्तन्यः पाठने सहायता भवति। तो यहाँ पर इनमें कौन से वाला माना गया है? बाला नवीन शब्दान् पाठितुं शिक्षिका प्रकृत वस्तूनां उपयोगं करोति यतः। तो क्यों इसका प्रयोग कर रही है? और इनमें देखिए तो जो ऑप्शन सी जो है उसको यहाँ पर माना गया है। वस्तु भी एवं नवीन शब्दान पाठितुम शक्नुमः है, क्योंकि इससे हमें नए शब्द पढ़ने का मौका मिलेगा या इससे हम नए शब्द पढ़ेंगे। तो यहाँ पर कहा गया है कि बालकों को नवीन मतलब नए शब्दों के द्वारा पढ़ाने के लिए शिक्षिका प्राकृतिक वस्तु, प्राकृतिक जो भी प्रकृति की देन है मतलब भगवान की देन है जो स्वयं उत्पन्न होते हैं, पेड़ पौधों आदि का उपयोग करती है, जो वस्तुओं के द्वारा हम सबको नवीन शब्दों को पढ़ने के लिए समर्थ बना रही है। उसके बाद है भाषाया पाठ्यचर्यायां साहित्यस्य समावेशः स्यात्। तो भाषा के पाठ्यचर्या में साहित्य का समावेश यतः क्योंकि छात्राणां पाठ्यक्रम भारम न्यूनं करोति, नवीन शब्दानां ज्ञाने छात्राणां साहाय्यं करोति, इदं नैसर्गिक भाषाया पठन पाठनस्य माध्यमम् अस्ति, या फिर इदम विद्यार्थिना आलोचना क्षमतां वर्धयति। तो भाषा या पाठ्यचर्यां साहित्यस्य समावेश है और इसमें जो माना गया है जो ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो कौन सा माना गया इसमें? जो ऑप्शन डी है, इदम विद्यार्थिना आलोचनात्मक क्षमतां वर्धयति। अर्थात जो प्राथमिक स्तर पर है इस पे भाषा के लिए पाठ्यचर्या में साहित्य का समावेश होना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर पर क्या है? भाषा के लिए पाठ्यचर्या में साहित्य का समावेश होना चाहिए, जो इन विद्यार्थियों के आलोचनात्मक जो क्षमता है उसको बढ़ाएगा। नेक्स्ट आ जाता है भाषाया कक्षायां कथा कथनस्य महत्वपूर्ण भूमिका वर्तते। तो भाषा की कक्षा में कथा कथन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो ये क्यों है? शिक्षकस्य विश्रामार्थं सहायतां करोति, एतत् भाषा समग्र रूपं प्रस्तौति,
एतत् नैतिक शिक्षणं ददाति या अमोदस्य प्रभुत्वं स्रोतः अस्ति। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि भाषा कक्षा में कथानक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो ये क्यों है? तो यहाँ पर जो कथा कथानक जो इसकी महत्वपूर्ण भूमिका जो मानी गई है, जो ऑप्शन ए है इसके कारण शिक्षकस्य तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन ए तो जो है नहीं होना चाहिए। ये तो इसका जो है बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि शिक्षक विश्राम की तरफ तो हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं। तो ये तो जो आंसर है यहाँ पर इसका हो ही नहीं सकता। तो उसके बाद आ जाता है एतत् भाषा समग्र रूपम प्रस्तुति एतत् नैतिक शिक्षणं ददाति या अहमोदस्य प्रभुत्वं स्रोतः अस्ति। तो इसमें जो है यहाँ पर जो ऑप्शन सी जो है एतत् नैतिक शिक्षणं ददाति, ये इसमें सही हो सकता है। और इसके साथ ही भाषा समग्र रूपम प्रस्तुति, तो भाषा की कक्षा में कथा कथानक की महत्वपूर्ण भूमिका, तो नैतिक शिक्षण देगा, तो यही जो इसका सी आंसर यहाँ पर इसमें रहेगा। तो इसमें देख लेते हैं क्या कहा गया है। तो आयोग जो है उन्होंने यहाँ पर ऑप्शन ए को माना था, जबकि विकल्प सही प्रतीत होता है। तो यहाँ पर आयोग जो बेशक कुछ भी मानता हो, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर दोबारा से क्वेश्चन रिवाइज भी हो, आंसर रिवाइज हुए हैं। तो ए तो जो है यहाँ पर इसका ऑप्शन नहीं हो सकता। तो ऑप्शन सी जो है इसका होगा अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। उसके बाद आ जाता है कश्चित विषम अधिकृत्य स्वतंत्रतया लेखितुं चतुर्थ कक्षाया छात्रान् शिक्षकः नियोजितुं शक्नोति यदि सः विषय सम्बद्धः अस्ति। तो कश्चित विषम अधिकृत्य स्वतंत्रतया लेखितुं चतुर्थ कक्षाया छात्रान् शिक्षकः नियोजितुं शक्नोति यदि सः विषय सम्बद्धः अस्ति, यदि वह विषय संबंधित है। यदि किसी विषय को लेकर स्वतंत्रता के ऊपर लिखने के लिए चतुर्थ कक्षा के जो छात्र हैं उनको कहा जाता है। तो यह जो विषय इसका संबंध आपने इनमें बताना है। व्यक्तिक जीवन से है, वातावरण से है, या सामाजिक समस्याओं से है, या फिर राष्ट्रीय एकता से है। और इसका जो इनमें संबंध जो माना गया है जो ऑप्शन सी वाला है, तो सामाजिक समस्याओं से इसका संबंध माना गया है। अब देख लेते हैं कि इसके बारे में यहाँ पर क्या कहा गया है। एक शिक्षक किसी भी विषय को लेकर कक्षा 4 के छात्रों को स्वतंत्रता पूर्वक लिखने के लिए प्रेरित कर सकता है यदि वह विषय सामाजिक समस्या से संबंधित हो। तो यहाँ पर जो है सामाजिक समस्या जो है इसका माना गया है ऑप्शन सी वाला। उसके बाद आ जाता है अनौपचारिक माध्यमेन कस्यचित् भाषायाः अधिगमार्थम अधोलिखितेषु कस्य समावेशः अस्ति। तो अनौपचारिक माध्यम से किस्यचित् भाषाया अधिगमार्थम, किसी भाषा के अधिगम के लिए इनमें से किसका समावेश है? भाषा प्रशिक्षण केंद्र का, विद्यालय, भाषा प्रयोगशाला या गृह प्रवेश का। तो अनौपचारिक माध्यम से किसी भाषा के अधिगम के लिए किसका समावेश होना चाहिए, किसका माना गया है यहाँ पर। और इनमें जो माना गया है जो है ऑप्शन बी वाला है, तो विद्यालय जो है उसका समावेश यहाँ पर माना गया है। तो इसके बारे में भी जो हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या कहा गया है। तो अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से किसी भी भाषा को सीखने के लिए विद्यालय का समावेश होता है। क्या कि अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से किसी भाषा को सीखने के लिए विद्यालय का समावेश होता है। और दूर शिक्षा की प्रक्रिया को अनौपचारिक शिक्षा कहा गया है। यह शिक्षा पत्राचार, संपर्क कार्यक्रम, जनसंचार आदि के द्वारा प्राप्त होती है। कोर्सपोंडेंस जो कह देते हैं तो वो वाली है पत्राचार के माध्यम से। उसके बाद आ जाता है पूर्व पठिताय कथाया पुनः कथनार्थम छात्रेभ्यः निर्दिश्य शिक्षिका आकलितुं समर्थः भवेत्। तो पूर्व जो पाठ पढ़ा गया है, पूर्व पठिताय कथाया पुनः कथनार्थम छात्रेभ्यः निर्दिश्य शिक्षिका आकलितुं समर्थः है। तो यहाँ पर शिक्षक जो है क्या आकलन करना चाह रही है? उच्चारणम, वर्तनी, स्मृति शक्ति या अवबोधनम। तो जैसे कोई पहले लेसन पढ़ लिया है और जो टीचर है, अध्यापक है, वो उस लेसन को दोबारा से जो है कहने के लिए, मतलब याद करने के लिए, या उसके ऊपर जो भी क्वेश्चन वगैरह हो बनाने के लिए कहती है। तो ये जो आकलन हो रहा है क्यों हो रहा है?
तो पूर्व पठिताय कथाया पुनः कथनार्थम, जो पाठ पहले पढ़ा गया है उसको दोबारा से कथन करने के लिए यहाँ पर एक कथन आया है। कथन मतलब कहना, और जो कहा जाएगा तो वो क्या होगा, उच्चारण होगा, बोलना। तो कौन सा होगा, ऑप्शन ए वाला। तो पूर्व पठित अर्थात पहले पढ़े गई कथा को फिर से पढ़ने के लिए छात्रों को निर्देश देकर शिक्षक छात्रों के उच्चारण क्षमता का आकलन करने में समर्थ होगा। तो यही जांचने की यहाँ पर कोशिश इसमें की गई है। उसके बाद लेखन विषय व्यक्ति कर्म है कथित है। यहाँ पर एक विकार है, डिस्काकुलिया, डिस्फोरिया, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, जो लेखन से संबंधित है, लिखने से संबंधित। तो लिखने से संबंधित जो बीमारी है, विकार है, कौन से वाला है? और इनमें जो लिखने से संबंधित है, जो ऑप्शन डी वाला है, जो डिस्ग्राफिया है। तो लेखन विषय व्यतिक्रम डिस्ग्राफिया कहते थे। जिन बालकों में डिस्ग्राफिया पाया जाता है उनकी लेखन प्रक्रिया कठिन एवं दोषपूर्ण होती है। डिस्काकुलिया, ये जहाँ पर भी आपको डिस्काकुलिया ये इस प्रकार का शब्द दिखा दे तो इसका मतलब गणित से होता है, गणित संबंधी विकार, तो ये डिस्काकुलिया होता है। डिसलेक्सिया ये पढ़ने संबंधी विकार से है। उसके बाद आ जाता है पठनम न केवलम लिखित पाठस्य उच्चारणम अपितु एतदपि महत्वपूर्ण यत् कश्चित्। पढ़ना न केवल लिखित पाठ का उच्चारण है बल्कि एतदपि महत्वपूर्ण, बल्कि यह भी महत्वपूर्ण है कि नवीन शब्दानाम नवीन वाक्य रचनाया अधिगम कुर्यात्, नवीन शब्दानाम उच्चारणगत समस्या दूरी कुर्यात्, स्फुट वक्तापि भवेत् या पाठस्य अर्थस्य बोधम कुर्यात्। तो कौन सा जो है यहाँ पर इसमें माना गया है? और इसमें देखें तो जो ऑप्शन डी है उसको माना गया, पाठस्य अर्थस्य बोधम कुर्यात्। तो क्या कहा गया इसमें? पाठस्य अर्थस्य बोधम कुर्यात्, अर्थात पाठ पढ़ना केवल लिखित पाठ को उच्चारण करना ही नहीं है बल्कि यह भी महत्वपूर्ण है कि पाठ के अर्थ का बोधन ज्ञान भी हो। तो कई बार क्या है, हम पाठ पढ़ लेते हैं, लेसन पढ़ लिया, लेकिन हमारा जो मन है वो उस लेसन को है नहीं, मतलब उस लेसन में है नहीं। हमने मुंह से तो वो लेसन पूरा पढ़ लिया, लेकिन हमें उसमें एक भी अक्षर ये नहीं पता लगा कि इसमें हो क्या रहा है, कहा क्या गया है, किसके ऊपर है ये। तो मतलब हमारे क्या है, सिर के ऊपर से चला गया है। तो एक पाठ को पढ़ना सिर्फ यही नहीं होता कि वो पढ़ना होता है, उसके अंदर ये भी जानना होता है कि इसमें कहा क्या गया है, कौन से इसमें कठिनाई हैं, किसके विषय में है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पर ये जो आपके लिए क्वेश्चन जो कर रहे हैं, इसका उद्देश्य सिर्फ है कि यहाँ पर एक क्वेश्चन आंसर छाटना ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर छाटने के अलावा इसमें और भी बहुत कुछ सामग्री आ जाती है। विभक्ति कौन सी लगी है, किसने किसको कहे हैं, कौन सा प्रत्यय लगा है, तो ये सभी भी इसके आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वे भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जरूरी नहीं है आपके एग्ज़ाम में यही गद्यांश आए या कोई अन्य भी हो, उसमें भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद है प्राथमिक कक्षायां छात्राणां कृते मातृभाषा एवं पाठनम स्यात् इति संस्तुतम् अस्ति तेन यतः छात्राः कामपि भाषाम् अवगन्तुं न शक्नुवन्ति छात्रेषु सर्जनशक्ति वृद्धि भविष्यति, और या फिर प्रान्तीय कथित भाषायां प्रोत्साहनं भवेत् या नैसर्गिक वातावरणस्य निर्माणं भवेत्। तो यहाँ पर जो है इसमें कौन सा माना गया है, और इसमें जो है ये ऑप्शन डी जो है उसको माना गया है, नैसर्गिक वातावरण से निर्माणम स्यात्। प्राथमिक कक्षा के छात्रों के लिए मातृभाषा ए पठनम स्यात्। तो जैसे कि आपको पता भी है कि सबसे पहले जो शिक्षा जो दी जाती है वो मातृभाषा में ही दी जाती है। तो प्राथमिक कक्षा के छात्रों के लिए मातृभाषा में ही पढ़ने के लिए कहा जाता है, या उनके लिए जो शिक्षा वो मातृभाषा में ही होती है। तो ऐसा क्यों होता है? नैसर्गिक वातावरण के निर्माण करने के लिए। उसके बाद प्रथम कक्षायां कृते भाषायां पाठ्यपुस्तके प्रारंभे कविताः कथा च दत्ताः सन्ति अनन्तरम् अक्षराणां लेखनम् एवं तत् पुस्तकं का प्रणालीम् अनुसरति।
प्रथम कक्षाया कृते भाषाया पाठ्यपुस्तके। प्रथम कक्षा के लिए भाषा की पाठ्यपुस्तक में प्रारंभ में कविता कथा ये दी गई है और बाद में अक्षर लेखन दिया गया है। एवं तत्पुस्तकम का प्रणाली अनुसरती। तो ये यहाँ पर कौन सी विधि का अनुसरण किया गया है? तो क्या है, अगर प्रथम कक्षा है, सबसे पहले उसमें कविताएं दी गई है, कथा कहानियाँ वगैरह आ गई हैं, और बाद में उसमें जो अनुच्छेद लेखन वगैरह जो होते हैं, अक्षर लेखन वे आए हैं। तो यहाँ पर कौन सी विधि का प्रयोग किया गया है? अनुशासनात्मक प्रणालिका, पाठ्यचर्या रूपरेखा प्रणालिका, ऊर्ध्वगामी प्रणालिका या अधोगामी प्रणालिका। तो कौन सी विधि का यहाँ पर इसमें जो प्रयोग है वो किया गया है? और विधि जो है यहाँ पर ऑप्शन डी वाली है, तो अधोगामी प्रणाली जो उसका प्रयोग किया गया है। तो प्रथम कक्षा कृते भाषा पाठ्यपुस्तके प्रारंभिक कविता कथा च दत्ता सन्ति अनन्तरं अक्षराणां लेखनम् एवं तत् पाठ्यपुस्तके अधोगामी प्रणाली अनुसरति। उसके बाद आ जाता है द्विलिखित का उक्ति समीचीना। यहाँ पर कौन सी सही है? बालः यदा विद्यालयम् आगच्छन्ति तदा ते रिक्तफलम् एव भवन्ति। शब्दानां समस्यारचनं कृत्वा शिक्षिका बालान् भाषां पाठयेत्। प्रथम कक्षा छात्राः भाषा किंचित् अपि न जानन्ति अनुभवानां महत्कोशेन सही बालक विद्यालयम् आगच्छन्ति। तो यहाँ पर जो सही कौन से वाला है इनमें कि बालक जो जब शुरू में आते हैं तो बिल्कुल खाली होते हैं, उनको कुछ नहीं आता है, रिक्त फलम ब्लैक स्लेट, कोरा कागज आपने पढ़ा होगा। शब्दानाम समूह रटने वाला भी क्वेश्चन कभी नहीं हो सकता। आंग्ल भाषा कुछ भी नहीं जानते हैं, या अनुभवानाम महत्व क्वेश्चन से बालक विद्यालयम् आगच्छन्ति। तो इसमें जो ऑप्शन डी जो है उसी को माना गया है। तो क्या कहा गया है? अर्थात बालक अनुभव के विस्तृत कोश के साथ विद्यालय आते हैं, और यह उक्ति सही है। अन्य तीनों विकल्प यहाँ पर सही नहीं माने गए हैं। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास थी और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम आपके लिए नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनने के लिए धन्यवाद।